इस फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमय जगह को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर एक आदमी अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है और तभी उसके सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर आता है और तभी उसकी आँख खुल जाती है, यानी कि यह एक सपना देख रहा था। इस आदमी का नाम गुमान था। यह एक पहाड़ी पर बैठा था और तभी अपने तरफ आते हुए एक ट्रक को देखता है और उस पर पत्थर बरसाने लगता है। इसका निशाना काफी अच्छा था। इसके पत्थर जाकर ट्रक पर लगते हैं और ट्रक अनबैलेंस हो जाता है। इसके बाद ट्रक में से एक आदमी बाहर निकल कर आता है। गुमान उस ट्रक के पास जाता है और उसे पीटने लगता है। उससे पूछता है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है। गुमान कहता है कि तुमने ही उसे किडनैप किया है, लेकिन यह दोनों आदमी उसे पीट कर भाग जाते हैं। जब गुमान उस कंटेनर को खोलता है तो उसमें बहुत सारी मासूम बच्ची होती है जो कि इन लोगों ने किडनैप किया था। वह इन सभी बच्ची में अपने बेटी को भी ढूंढता है, लेकिन जब उसे नहीं मिलती है तो वह वहीं पर बैठकर रोने लगता है। अब इतनी देर में यहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है और पुलिस इसको देखकर समझ जाती है कि शायद यही इन बच्चों का किडनैपर है, जिसके बाद पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद गुमान के पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है। जब गुमान अपने जीवन में काफी खुशहाल था। इसकी 5 साल की एक बेटी थी, लेकिन आज 6 साल हो गए हैं क्योंकि उसे कोई किडनैप करके ले गया था। और अक्सर गुमान को एक ऐसा ख्याल आता है जिसमें उसकी बेटी एक खौफनाक से दाग शहर में कैद है। इसके बाद में गुमान को एक पेट्रोल पंप पर उसी पुलिस के कार में दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और उसमें बैठी लड़की गुमान से कहती है कि जल्दी इस कार में आकर बैठ जाओ। और फिर गुमान जल्दी से छुपकर उस कार में जाकर बैठ जाता है। वह लड़की गुमान से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम्हारे ख्वाब के बारे में भी। इस लड़की का नाम लिंग होता है और वह कहती है कि तुम्हारी बेटी को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा काम करना होगा। वो उसे एक जगह पर लेकर आती है जहाँ पर टीवी में एक आदमी लाइव आ रहा था। उस स्टोरी में हम वॉरियर को देखते हैं जिसके पीछे कुछ लोग लगे हुए थे जो कि उसे मारना चाहते थे, लेकिन तभी उस वॉरियर की बहन वहाँ पर आ जाती है जो कि उन सभी लोगों को मारकर उसे बचा लेती है। वहाँ भरी गोल्ड वॉरियर भी होता है जो यह देखकर उस लड़की को मारने के लिए जाता है। अब वह वॉरियर अपनी बहन को बचा नहीं पाता है, लेकिन वह ऊपर आकर उस बुरे वॉरियर को मार देता है और इस वॉरियर का नाम होता है कौन। अब इसके बाद बुरे वॉरियर के शरीर पर लगी शील्ड इसके शरीर पर आकर चिपकने लगती है, जैसे कि वह पूरी शील्ड कौन बहन के शरीर पर आकर चिपक रही है। उसमें एक आग बन जाती है और वह उसका खून पीने लगती है। साथ ही वो कहती है कि अगर तुम मॉन्स्टर को मारने के लिए जा रहे हो तो मुझे भी साथ लेकर जाना। और जैसे ही वह यह सोचता है कहानी पूरी हो जाती है। उसके शरीर में से एक अजीब सी आंख निकलकर बाहर आने लगती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। वो आंख इसे मॉन्स्टर के मारने के बारे में बताता है, लेकिन जैसे ये सुनने लगता है तो कहानी खत्म हो जाती है। और फिर हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ वह बिजनेसमैन स्पीच दे रहा था और वो बेहोश होकर गिर जाता है। और जैसे यह कहानी खत्म होती है, दूसरी तरफ लिंक बताती है कि नोबल के आखिर में वह वॉरियर इस मास्टर को मारने वाला है। लेकिन अजीब बात यह है कि नोबल का असर असल जिंदगी में भी हो रहा है। नोबल की जिंदगी और असल जिंदगी आपस में मिक्स हो रही है और अगले 3 दिन में अपनी नोबल में यूज मास्टर को मारने वाला है। लेकिन हैरान करने की बात यह है कि जब कहानी में मास्टर को मारने की बात आती है तो मेरे बॉस यानी बिजनेसमैन बेहोश हो जाता है और इससे पहले 3 दिन बाद मेरे बॉस की जान जाए तो मेरी मदद करनी होगी, बदले में मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढ कर दूंगी। उसके बाद लिंक कहती है कि हमने ऑलरेडी 5 लड़कियां ढूंढ रखी है, जिसमें से जरूर तुम्हारी बेटी एक होगी, जो कि डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा। लिंक यह बता दी है कि लिस्ट के दूसरे शहर में रहता है और तुम्हें वहां जाकर उसे मारना होगा, और इसलिए गोयल दूसरे शहर में जाकर उसे मारने के लिए जाता है। अभी उसे पता चला कि बूढ़े अंकल अपनी नौकरी छोड़कर थाईलैंड जा रहे हैं, इसलिए उनकी जगह पर अब डोंग को काम करना होगा। तब वह भी अपने छोटे से टीवी में फाइटिंग देखने लगा। तब अचानक से एक लड़की ने अपने संतरे उसके हाथ में दे दिए। तब डोंग चौंक गया कि यह कौन है लड़की जिसने मेरे हाथ में संतरे दे दिए। लेकिन जैसे ही वो कुछ बोला तो उल्टा लड़की जैनी भी चौंकी कि वह कौन है। असल में वह लड़की देख नहीं सकती थी और तो और वह रोज उन्हीं बूढ़े अंकल के साथ रोज टीवी देखा करती थी, जो कि आज ही यहाँ से नौकरी छोड़कर थाईलैंड चले गए हैं। यह बात लड़की को पता नहीं होती है, इसलिए वह चौंक जाती है। इसी के साथ एक्सपीरियंस इंट्रोड्यूसिंग से जब यह बात जॉनी को पता चली तो वो अपने संतरे अपने हाथ में लेकर वहाँ से निकल पड़ी। जहाँ बाहर ज्यादा काफी बारिश हो रही थी, इसलिए डोंग अपने फिर से केबिन में लेकर उस लड़की को आता है, जहाँ वह अपना फेवरेट ड्रामा देखने लगा। खैर अब जब लड़की यहाँ से जा रही थी तो डोंग को कुछ खाने के लिए देती है। साथ ही वो बोली कि जैस्मिन प्लांट को अच्छे से पानी देते रहना जैसे अंकल देते थे। यह क्या करूं? जिसके बाद डोंग ने बॉक्सिंग क्लब का एड्रेस लिया और अपने ड्यूटी खत्म करने के बाद वापस घर पहुंचा, जहां अपने साथ साथ अपने पालतू कछुओं को भी खाना खिलाया जो कि काफी देर से भूखा था। अब अगली सुबह जब पता चला कि कस्टमर एग्जीक्यूटिव तौर पर काम करती है, जहां उसका बॉस उसे अच्छी तरह से पेश नहीं आता है, वह लड़की अपनी इस नौकरी से बहुत ज्यादा
ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वह इस नौकरी को छोड़ना चाहती थी। डोंग अपना पुराना बॉक्सिंग क्लब पहुंचा, जहां वो फाइट करना शुरू करता है एक लड़के के साथ। इन दोनों के बीच फाइट को देखकर इस कंपनी का ओनर उन दोनों को बुलाकर समझाता है कि देखो बेटा, इसे काम नहीं करते हैं। और इतना कहते कहते ही वो बॉस इस दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद इन दोनों को बहुत ज्यादा डांटता है और कहता है कि अगर तुम दोनों को यहाँ ट्रेनिंग लेनी होगी तो मेरे इस बात को मानना होगा, जो कि डोंग इस बात को नहीं मानता है और बॉस अपने वापस इस कैबिन में चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डोंग वापस अपने घर छोटी सी टीवी में उस कार्टून को देखते हैं। ये दोनों लड़के और लड़की मिलकर देखते हैं। फिर डोंग उस लड़की से कहता है कि मैंने बॉस के बात नहीं माना है और वहाँ से निकलकर अपने घर आ गया हूँ। फिर डोंग उस लड़की को कुछ खाने के लिए देता है, जो कि बारिश में जाती है। फिर लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाती है और इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद डोंग चुपचाप रहता है और हाथ अपना बढ़ाकर दोस्ती बना लेता है। फिर लड़की जाने लगती है, तभी लड़की के पीछे से एक कार आती है जो हॉर्न बजाती है और लड़की डर कर मारे गिर जाती है, जिसे काफी ज्यादा चोट आती है। लेकिन दौड़ता हुआ डोंग आ जाता है और उसे उठाकर टेबल पर बैठाता है, लेकिन लड़की के पैर में मोच आ जाती है, जिसके चलते डोंग भी उसके साथ जाता है। रास्ते में चलते चलते लड़की के पैर में मोच आने के कारण लड़की का पैर दर्द करने लगता है, जिसके चलते डोंग अपने सिर पर लड़की को बैठा लेता है और लेके चलने लगता है। लेकिन तभी एक छोटा सा लड़का डोंग के साथ बहुत ज्यादा मस्ती करता है। फिर डोंग और उस लड़की को लेकर अपने कमरे में लेकर जाता है, जिसकी वजह से लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और डोंग को धन्यवाद बोलती है। कोयले की खाना दिखाई जाती है, जिस पर जापानियों का कब्जा है और यहाँ कोरियन मजदूरों से जानवरों की तरह काम करवाया जाता है। कोयले की खदान के अलावा जापानी सोल्जर ने आइलैंड को भी पूरी तरह से घेर रखा है, इसलिए आज तक यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाया है। यहाँ पर एक जापानी सुपरवाइजर एक छोटी सी बच्ची को सकरी सी जगह में भेजता है, क्योंकि वहाँ किसी भी बड़े आदमी का जाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन बस किस्मती से एक छोटे से विस्फोट के कारण बच्चा मलबे में दबकर बुरी तरह से मर जाता है। यह देखकर सभी बहुत दुखी होते हैं। फिर उस बच्चे को उसके परिवार को सौंप दिया जाता है। फिर अगली शिफ्ट शुरू होती है, जिसमें युकी चरण नाम के एक व्यक्ति को सभी लोग अपना लीडर मानते हैं। फिर उनके सामने 3 कोरियन लड़के बैठते हैं और अपने मन की बात कहने लगते हैं, जिनसे वह इस आइलैंड से भागने की प्लानिंग की बात कर रहे होते हैं, ताकि वहाँ से किसी को अपनी मदद के लिए बुला सके। तीनों लड़के अपने लीडर की बात को मानकर रात के अंधेरे में वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस की एक सोल्जर की नजर इनमें से एक लड़के पर पड़ जाती है और उसे वहीं पर शूट कर दिया जाता है। इधर यह लड़के समुद्र की तरफ पहुँचने ही वाले होते हैं, तभी जापानी सोल्जर की जहाज आकर इन दोनों लड़के को पकड़ लेती है। यह दोनों लड़के भी मारे जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है सीधे कोरिया में, जहाँ हमें एक मासूम सी लड़की और उसके फादर सी यूकोन के को दिखाते हैं, जो पार्टी में नाच गान करते हैं। असल में ली एक बैंड चलाता है। यह मासूम सी बच्ची भी अपने पिता के साथ इस बैंड में काम करती है, जिसकी म्यूजिक को सभी लोग यहाँ एंजॉय कर रहे थे। असल में यह वर्ल्ड वार 2 का समय चल रहा था। यहाँ पर सभी लोग आए वर्ल्ड वार 2 में शामिल होने के लिए जाने वाले थे, इसलिए इस पार्टी को बड़े ही एंजॉय करते हैं। यह उनके सम्मान में ऑर्गेनाइज की गई पार्टी है। लेकिन ली यहाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है, क्योंकि उसने क्षेत्र की बीवी के साथ मस्ती की है और वह इसे पकड़ने के लिए पार्टी में आ जाता है। लेकिन वह यहाँ से भाग जाता है और अपने दोस्त सुखियामा के पास पहुँच जाता है और उसे कुछ ले देकर खुद ही सेवा में जाने के लिए जिद करता है, क्योंकि उसके बचपन का सपना है कि वह भी अपने देश के लिए लड़े और कुछ करे। इसकी फीलिंग को समझकर वो दोस्त मान जाता है और आखिरकार वह 12 अप्रैल 1945 को आयरलैंड के लिए निकलता है। वह अपने बैंड ग्रुप के सभी लोगों को जीप में ठूस ठूस कर भर कर लेकर जाता है। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के डोंग से, जो कि अपनी जिंदगी वाटर कैप की नौकरी करके और रात में एक बॉडीगार्ड बनकर बिता रहा था। तभी उसे पता चला कि बूढ़े अंकल अपनी नौकरी छोड़कर थाईलैंड जा रहे हैं, इसलिए उनकी जगह पर अब डोंग को काम करना होगा। तब वह भी अपने छोटे से टीवी में फाइटिंग देखने लगा। तब अचानक से एक लड़की ने अपने संतरे उसके हाथ में दे दिए। तब डोंग चौंक गया कि यह कौन है लड़की जिसने मेरे हाथ में संतरे दे दिए। लेकिन जैसे ही वो कुछ बोला तो उल्टा लड़की जैनी भी चौंकी कि वह कौन है। असल में वह
लड़की देख नहीं सकती थी और तो और वह रोज उन्हीं बूढ़े अंकल के साथ रोज टीवी देखा करती थी, जो कि आज ही यहाँ से नौकरी छोड़कर थाईलैंड चले गए हैं। यह बात लड़की को पता नहीं होती है, इसलिए वह चौंक जाती है। इसी के साथ एक्सपीरियंस इंट्रोड्यूसिंग से जब यह बात जॉनी को पता चली तो वो अपने संतरी अपने हाथ में लेकर वहाँ से निकल पड़ी। जहाँ बाहर ज्यादा काफी बारिश हो रही थी, इसलिए डोंग अपने फिर से केबिन में लेकर उस लड़की को आता है, जहाँ वह अपना फेवरेट ड्रामा देखने लगा। खैर अब जब लड़की यहाँ से जा रही थी तो डोंग को कुछ खाने के लिए देती है। साथ ही वो बोली कि जैस्मिन प्लांट को अच्छे से पानी देते रहना जैसे अंकल देते थे। यह क्या करूँ, जिसके बाद डोंग ने बॉक्सिंग क्लब का एड्रेस लिया और अपने ड्यूटी खत्म करने के बाद वापस घर पहुंचा, जहाँ अपने साथ साथ अपने पालतू कछुओं को भी खाना खिलाया, जो कि काफी देर से भूखा था। अब अगली सुबह जब पता चला कि कस्टमर एग्जीक्यूटिव तौर पर काम करती है, जहाँ उसका बॉस उसे अच्छी तरह से पेश नहीं आता है, वह लड़की अपनी इस नौकरी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वह इस नौकरी को छोड़ना चाहती थी। डोंग अपना पुराना बॉक्सिंग क्लब पहुंचा, जहां वो फाइट करना शुरू करता है एक लड़के के साथ। इन दोनों के बीच फाइट को देखकर इस कंपनी का ओनर उन दोनों को बुलाकर समझाता है कि देखो बेटा, इसे काम नहीं करते हैं। और इतना कहते कहते ही वो बॉस इस दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद इन दोनों को बहुत ज्यादा डांटता है और कहता है कि अगर तुम दोनों को यहाँ ट्रेनिंग लेनी होगी तो मेरे इस बात को मानना होगा, जो कि डोंग इस बात को नहीं मानता है और बॉस अपने वापस इस कैबिन में चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डोंग वापस अपने घर छोटी सी टीवी में उस कार्टून को देखते हैं। ये दोनों लड़के और लड़की मिलकर देखते हैं। फिर डोंग उस लड़की से कहता है कि मैंने बॉस के बात नहीं माना है और वहाँ से निकलकर अपने घर आ गया हूँ। फिर डोंग उस लड़की को कुछ खाने के लिए देता है, जो कि बारिश में जाती है। फिर लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाती है और इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद डोंग चुपचाप रहता है और हाथ अपना बढ़ाकर दोस्ती बना लेता है। फिर लड़की जाने लगती है, तभी लड़की के पीछे से एक कार आती है जो हॉर्न बजाती है और लड़की डर कर मारे गिर जाती है, जिसे काफी ज्यादा चोट आती है। लेकिन दौड़ता हुआ डोंग आ जाता है और उसे उठाकर टेबल पर बैठाता है, लेकिन लड़की के पैर में मोच आ जाती है, जिसके चलते डोंग भी उसके साथ जाता है। रास्ते में चलते चलते लड़की के पैर में मोच आने के कारण लड़की का पैर दर्द करने लगता है, जिसके चलते डोंग अपने सिर पर लड़की को बैठा लेता है और लेके चलने लगता है। लेकिन तभी एक छोटा सा लड़का डोंग के साथ बहुत ज्यादा मस्ती करता है। फिर डोंग और उस लड़की को लेकर अपने कमरे में लेकर जाता है, जिसकी वजह से लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और डोंग को धन्यवाद बोलती है। फिल्म है दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक ऑडियो सुनाई जाती है, जिससे पता चलता है कि यह सच्ची घटना पर आधारित सीमा आइलैंड पर कोयले की खदान दिखाई जाती है, जिस पर जापानियों का कब्जा है और यहाँ कोरियन मजदूरों से जानवरों की तरह काम करवाया जाता है। कोयले की खदान के अलावा जापानी सोल्जर ने आइलैंड को भी पूरी तरह से घेर रखा है, इसलिए आज तक यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाया है। यहाँ पर एक जापानी सुपरवाइजर एक छोटी सी बच्ची को सकरी सी जगह में भेजता है, क्योंकि वहाँ किसी भी बड़े आदमी का जाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन बस किस्मती से एक छोटे से विस्फोट के कारण बच्चा मलबे में दबकर बुरी तरह से मर जाता है। यह देखकर सभी बहुत दुखी होते हैं। फिर उस बच्चे को उसके परिवार को सौंप दिया जाता है। फिर अगली शिफ्ट शुरू होती है, जिसमें युकी चरण नाम के एक व्यक्ति को सभी लोग अपना लीडर मानते हैं। फिर उनके सामने 3 कोरियन लड़के बैठते हैं और अपने मन की बात कहने लगते हैं, जिनसे वह इस आइलैंड से भागने की प्लानिंग की बात कर रहे होते हैं, ताकि वहाँ से किसी को अपनी मदद के लिए बुला सके। तीनों लड़के अपने लीडर की बात को मानकर रात के अंधेरे में वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस की एक सोल्जर की नजर इनमें से एक लड़के पर पड़ जाती है और उसे वहीं पर शूट कर दिया जाता है। इधर यह लड़के समुद्र की तरफ पहुँचने ही वाले होते हैं, तभी जापानी सोल्जर की जहाज आकर इन दोनों लड़के को पकड़ लेती है। यह दोनों लड़के भी मारे जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है सीधे कोरिया में, जहाँ हमें एक मासूम सी लड़की और उसके फादर सी यूकोन के को दिखाते हैं, जो पार्टी में नाच गान करते हैं। असल में ली एक बैंड चलाता है। यह मासूम सी बच्ची भी अपने पिता के साथ इस बैंड में काम करती है, जिसकी म्यूजिक को सभी लोग यहाँ एंजॉय कर रहे थे। असल में यह वर्ल्ड वार 2 का समय चल रहा था। यहाँ पर सभी लोग आए वर्ल्ड वार 2 में शामिल होने के लिए जाने वाले थे, इसलिए इस पार्टी को बड़े ही एंजॉय करते हैं। यह उनके सम्मान में ऑर्गेनाइज की गई पार्टी है। लेकिन ली यहाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है, क्योंकि उसने क्षेत्र की बीवी के साथ मस्ती की है और वह इसे पकड़ने के लिए पार्टी में आ जाता है। लेकिन वह यहाँ से भाग जाता है और अपने दोस्त सुखियामा के पास पहुँच जाता है और उसे कुछ ले देकर खुद ही सेवा में जाने के लिए जिद करता है, क्योंकि उसके बचपन के सपना है कि वह भी
भी अपने देश के लिए लड़े और कुछ करे। इसकी फीलिंग को समझकर वो दोस्त मान जाता है और आखिरकार वो 12 अप्रैल 1945 को आयरलैंड के लिए निकलता है। वो अपने बैंड ग्रुप के सभी लोगों को जीप में ठूस ठूस कर भर कर लेकर जाता है।